हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको जो आपका एग्जाम होने वाला है सीबीएसई क्लास 12th मैथ का, उसकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। आज की क्लास में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे करवा दूंगा। ठीक है। देखिए, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एग्जाम के लिए आर डी शर्मा, सैम्पल पेपर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। बट जो एनसीईआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको वो स्किप कर देते हैं, उनको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट ऐसा नहीं है, आपको जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, उनको पहले करना चाहिए, देन फिर बाकी चीज़ों को करना चाहिए। तो ये 8 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड, और गारंटेड इन 8 में से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, क्वेश्चन पहला है जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। रिलेशन निकालना है आपको सेट किस में से, आर में से। आर का मतलब क्या होगा, रियल नंबर, यानी कि आपके पास जो सेट दे रखा है वो कैसा है, रियल नंबर का, ठीक है ना। डिफाइन एज रिलेशन इक्वल टू ए बी। रिलेशन कैसा होना चाहिए, ए बी का होना चाहिए, ठीक है ना। और जिसमें ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ए जो है किससे लेस देन है, बी से, ठीक है, और इक्वल भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपको जो रिलेशन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए और बी की वैल्यू कुछ ऐसे रखनी है आपको कि ये फंक्शन क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है ना। आगे कह रहा है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ना ही वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो सिमेट्रिक है, और ना ही वो ट्रांजिटिव है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस लिए है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा पहले बार में ही। जैसे कि जब हम रिफ्लेक्सिव करते हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि आपको ए और ए का रिलेशन बनाना होता है, ठीक है ना। ए और ए का रिलेशन बनाना चाहिए, मतलब पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों सेम होनी चाहिए, और सेम होने पर वो रिलेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। अब बच्चा देखो यहाँ पर क्या करेगा, मैं आपको गलती बताता हूँ, गलती क्या करेगा बच्चा, यहाँ पर वन वन रखेगा, ठीक है ना। वन वन रखने पर क्या होगा, वन वन रखेंगे तो यहाँ वन हो जाएगा और यहाँ भी वन हो जाएगा। तो वन इज इक्वल टू वन होता है कि नहीं होता, होता है। तो बच्चा क्या कहेगा कि ये रिलेशन में सेटिस्फाइड होता है, हो रहा है। तो रिलेशन में सेटिस्फाई होने के कारण वो उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्सिव कर देगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ये गलती नहीं करनी। आपको ध्यान रखना है कि अगर ए का क्यूब स्क्वायर दे रखा है, क्यूब दे रखा है, पावर 4 दे रखी है, तो ऐसे कंसेप्ट में आप यहाँ पर 1/2 और 1/2 पुट करें, ठीक है। मैंने समझा दिया गलती क्या करेगा बच्चा, ठीक है। बट आपको क्या करना है कि आपको 1/2 और 1/2 डायरेक्टली पुट करना है। अगर आपने 1/2 पुट करा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर भी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब आपको ये देखना है कि क्या 1/2 जो है छोटा होता है 1/4 से, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ये रिलेशन में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहला कंसेप्ट क्लियर है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरे कंसेप्ट में आपको ये प्रूफ करना है कि नॉर सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, रिलेशन है हमारा ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और सिमेट्रिक जब करते हैं हम, सिमेट्रिक के कंसेप्ट में होता क्या है, दो कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है कि आपको प्रूफ करना होता है कि ए और बी का रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन फिर बी और ए का रिलेशन देखना होता है। अगर ए और बी का रिलेशन सेटिस्फाई करता है, ये तो करना ही चाहिए, फिर उसमें बी और ए का रिलेशन देखेंगे। अगर बी और ए का रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता, तब हम कहेंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। अगर कर जाता तो है और नहीं करता तो नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पर रिलेशन है ए और बी का, आप कुछ भी रख दो, वैसे तो यहाँ पर सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 1 और 3 रख दो, 1 और 3 रखोगे तो होगा क्या कि यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर जो है बड़ा होता है और 1 जो है छोटा होता है, तो इसका मतलब ये रिलेशन में सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसका उल्टा कर देंगे, तो 1 और 3 और 1, तो 3 लेस देन 1,
तो 3 जो है लेस देन होता है 1 से? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन में सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो अगर नहीं कर रहा तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना इन चीज़ों को, बहुत डीपली चीज़ें हैं ये। अगला है ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव के लिए आपके पास 3 कंडीशन होती हैं। रिलेशन है आपका ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ट्रांजिटिव के लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि ए बी का रिलेशन देखते हैं, सैटिस्फाइड हो जाना चाहिए। फिर बी और सी का रिलेशन देखते हैं, वो भी सैटिस्फाइड हो जाना चाहिए। फिर देन आप ये देखते हो तीसरा, ए और सी का रिलेशन। अगर ए और सी का रिलेशन भी इसमें सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो कंडीशन कैसी है? ट्रांजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ए बी देखेंगे। अब यहाँ पर भी दिक्कत है आपके लिए। यहाँ पर ए बी क्या लें वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो जो मैं बता रहा हूँ उस ए बी को ले लेना, उसी तरीके से आप पेपर में करके आ जाना। बढ़िया तरीके से, दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले ए बी की जगह लो 3 और 2। 3 और 2। जब 3 और 2 लोगे ना तो 3 यहाँ रखोगे तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ये बिलोंग सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? बिलोंग टू आर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर देगा। दूसरी कंडीशन में अब आपको क्या चाहिए? बी सी, यानी कि बी क्या है आपके पास? 2 है और 2 के साथ कुछ और चाहिए, तो क्या लो? 1.5 लो। 1.5 ही लेना, ठीक है ना? पेपर में भी ध्यान रख लेना। पहले 3 2 फिर 2 के साथ 1.5। अब 1.5 यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे कि ए की जगह तो 2 रखेंगे और बी की जगह 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1.5 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? वो होता है 2.25। तो ये भी इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड। तो पहली दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं तीसरी कंडीशन को। तीसरी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो सिमेट ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर सेटिस्फाई हो गया तो ट्रांजिटिव है और नहीं है तो नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा? ए सी लेना है। ए सी, ए क्या है हमारे पास? 3 और सी क्या है? 1.5। तो देखो यहाँ तो 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2.25। अब बताओ 2.25 बड़ा होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? नॉट ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट बहुत मतलब समझने लायक है, ठीक है ना? पेपर में ये क्वेश्चन गारंटेड आपको दिक्कत देगा ही देगा, इसलिए ये क्वेश्चन आप करके जरूर जाएं, ठीक है? अब इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पर स्क्वायर की जगह दे दिया क्यूब। स्क्वायर की जगह आ गया क्यूब, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्यूब आ गया, ये ध्यान रखें, क्यूब आ गया। तो क्यूब में भी वही कंडीशन है, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। पहली कंडीशन में आपको रिफ्लेक्सिव देखना है। तो रिफ्लेक्सिव में आप क्या रखोगे? रिफ्लेक्सिव में आप 1/2 और 1/2 रख दो। बिना कहे, बिना समझे अब तो रख दो। जैसे क्यूब आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो रख दो। तो ये हो जाएगा 1/2। और बताओ 1/2 का स्क्वायर क्यूब कितना हो जाएगा? 1/8। तो 1/8 तो बड़ा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया, और सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए इसमें आप कुछ भी पुट कर दो, है ना? जैसे कि 1 और 2 रख दो, 1 और 2 रख दो। चलो 1 और 2 रखेंगे तो 1 इज लेस देन, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है? कर रहा है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही चाहिए। दूसरी, इसका उल्टा कर देंगे। अब उल्टा करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि 2 जो है छोटा थोड़ी होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। देखो ज़्यादातर पेपर में जब आप सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव करते हो तो आपको ये देखना होगा कि ज़्यादातर, देखो ज़्यादातर कंडीशन में वो सेटिस्फाइड कर जाएगा, बट आपको वो कंडीशन देखनी है जहाँ पर वो सेटिस्फाइड ना कर पाए। तो ना कर पाए वही देखना होगा, क्योंकि ना करने वाला कुछ कम होंगी और कर जो सेटिस्फाइड हो जाएगा ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होंगी। तो बच्चा क्या करता है? जो सेटिस्फाइड हो जाता है उसको रख देता है, तो गलती कर देता है वहाँ पर, ठीक है ना? अब ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए इसमें याद रखना जो मैं बताऊंगा वही लिख लेना, ठीक है ना? ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप रखो 3 और 1.5।
ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्यूब है तो 3 और 3/2, 3 और 3/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रिलेशन है हमारा a <b का क्यूब, तो a की जगह पर 3 रखा और b की जगह पर 3/2 का क्यूब रखा, तो 3/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27/8। अब 27/8 को करेंगे ना तो देखो कितने बार में कटेगा, 8 या 24 तो होता ही होता है, तो 3 से तो ज्यादा बार में कटेगा कि नहीं, कट गया, कट गया, तो इसका मतलब ये आपका बिलोंग्स टू आर हो गया। पहली दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी में ले लो आप 3/2 और 6/5, यही चीज याद रख लेना, पेपर में ऐसा ही सेम करके आ जाना। उस वाले में क्या करना था, 3 और 2 और फिर 2 के साथ 1.5, और यहाँ पर 3 के साथ 3/2 और 3/2 के साथ 6/5, ऐसे याद करके चले जाना, पेपर में गारंटेड आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर 3/2 रखोगे और ये 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। और देखो 125 ये होता है 1.5, और ये देखो ये ज्यादा बार में कट गया, 1.75 के आसपास कट रहा है, ठीक है ना, 250 के तो कम आ रहा है बट 1.75 के आसपास कट रहा है। अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो सेटिस्फाइड हो जाएगा ये, ठीक है, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। अब क्या करना है कि 3 और 6/5 लेना है, तो 3 और 6/5, जबकि 3 और 6/5 सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि देखो 3 का मतलब तो 3 हो गया और 6/5 का मतलब ये हो गया 216 अपन में 125। तो अब ये तो 1.75 के आसपास कट रहा है, ठीक है, और ये 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात समझ रही है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो जल्दी जल्दी थोड़ा सा करवाएंगे हम, बाकी इतनी भी जल्दी नहीं है, आराम से करिए, पेपर करना है आपको, ज़्यादा टेंशन लेके नहीं चलना, टेंशन लेके चलोगे तो पेपर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो याद करने हैं, बाकी हर किसी की तरह ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन रात उसको क्वेश्चनों को कर रहे हो, आर डी शर्मा कर रहे हो, सैम्पल पेपर कर रहे हो, ऐसे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे नहीं करना होता। आपको बस मेन मेन टॉपिक्स याद रखने होते हैं कि आपके पास मेन मेन टॉपिक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस कर लो, वो बेटर रहता है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, शो दैट द फंक्शन, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऐसे मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं, पहला ये हो गया कि जिसमें आपका फंक्शन जो है n टेंस टू n दे रखा है, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया जहाँ पर मैंने फंक्शन में रिलेशन जो दे रखा है वो r टेंड टू r दे रखा है। अब मैं पहले ये करवा रहा हूँ n टेंस टू n वाला, मतलब क्या है कि डोमेन भी आपके पास क्या है, n है, और कोडोमेन भी आपके पास क्या है, n है। यहाँ पर बच्चा दिक्कत करेगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में बच्चे को प्रॉब्लम आएगी आएगी, वो गलत करके ही आएगा। देखो पहले आपको प्रूफ करना है कि वो 1 1 है और बट नॉट ऑन टू है, तो 1 1 के लिए क्या करना है आपको, f(x1) इक्वल टू f(x2) करेंगे, और आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, x1 और x2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। fx क्या है आपके पास, देखो fx है आपके पास 2x, तो x की जगह पर क्या रख देंगे, x1, तो ये हो जाएगा 2x1, और ये 2x2, तो 2 से 2 कट गया, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड होगी कि वो 1 1 है, ठीक है, 1 1 कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड, तो 1 1 हो गया ये, ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखो ऑन टू के लिए, ऑन टू क्या होता है, ऑन टू ये कहता है कि जो डोमेन होता है ना, जो डोमेन होता है और जो कोडोमेन होता है, 1 1 तो ये कहता है कि इसके सारे एलिमेंट एक एक इमेज बनाए, और ऑन टू कहता है कि इसकी जो कोडोमेन के सारे एलिमेंट अपनी एक ना एक प्री इमेज बनाए, मतलब ये होते हैं y की वैल्यू और ये होती है x की वैल्यू। क्वेश्चन क्या आएगा कि y की वैल्यू कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करे x की वैल्यू को, मतलब जैसे कि अगर आप चाहो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब मैं कहूँ कि भाई ये है y इक्वल टू 2x है, अब मुझे चाहिए y की जगह पर 5, तो 5 चाहिए, तो 5 कैसे आ सकता है, तो 5 के लिए आप ये बोलोगे कि सर 5 तो इसमें तब आ सकता है जब x की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो मुझे क्या चाहिए, y इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, कंसीडर y इक्वल टू 5/2 चाहिए मुझे, क्या चाहिए, 5/2।
अब ये बताओ कि 5/2 के लिए x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। तो y की जगह अगर मैंने 5/2 रखा, तो यहाँ पर y की जगह पर 5/2 रखेंगे, तो x की जगह पर मुझे रखना पड़ेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 5/4। बात समझ आ रही है। x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 5/4। तो 5/4 जो है नेचुरल नंबर में आ रहा है, मतलब डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसा आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट अभी तो यहाँ हम 5/4 5/2 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, यही तो क्वेश्चन है। आपके पास डोमेन में क्या दे रखा है, नेचुरल, और कोडोमेन में भी क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर रखने हैं आपको, नेचुरल नंबर में 5/2 नहीं आता। तो देखो बच्चा क्या करेगा, बच्चा ये रखेगा 3 चाहिए भाई हमें तो, है ना। तो 3 चाहिए चाहिए, उसके लिए आप 3 के लिए आप x की जगह पर क्या रखोगे, बताओ। अगर यहाँ पर 3 चाहिए तो x की जगह पर रखना पड़ेगा आपको 3/2। अगर y इक्वल टू 2x है हमारे पास, और y की जगह मेरे को चाहिए 3, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 3/2 होगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 3 यहाँ पर है, बट उसके लिए मैपिंग होनी चाहिए 3/2 से, और 3/2 इसके अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें नेचुरल नंबर दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा समझने वाला है, समझना पड़ेगा। आपके पास आपको 3 चाहिए, और 3 के लिए आपको x की जगह 3/2 रखना है, और 3/2 हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास डोमेन कैसा चल रहा है, नेचुरल नंबर का। अगर डोमेन रियल नंबर का हो जाए, जैसे अगला क्वेश्चन है, तो वहां पर सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉट ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो वो नॉट ऑन टू हो जाएगा। बट यही क्वेश्चन अगर हम रियल नंबर वाले कंसेप्ट से कर रहे हैं, तो रियल नंबर वाले कंसेप्ट में क्या होगा, देखो रियल नंबर में पहला 1 1 के लिए, 1 1 के लिए तो वही चीज हो जाएगी कि भाई f(x1) इक्वल टू f(x2), और ये हो जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट गया, तो x1 इक्वल टू x2, तो ये हो गया आपका 1 1। और अब यहाँ ऑन टू के लिए आप कंडीशन वैसे ही सेटिस्फाइड कर दो कि कंसीडर, अब आपको क्या चाहिए, y की जगह पर 3/2 चाहिए, या y की जगह पर 3 चाहिए, ठीक है। y की जगह पर क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो y की जगह पर 3 चाहिए, तो y तो है हमारा 2x, और y की जगह 3 चाहिए, तो x की जगह पर क्या रखोगे आप, 3/2। और 3/2 रख सकते हो, रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। मतलब आप वो वैल्यू भी, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो। आप बोलो कि सर मेरे को 1 चाहिए, तो 1 भी आ जाएगा बेटा। 1 अगर यहाँ रख दोगे, तो x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 1/2 रखना पड़ेगा। बात समझ रही। ऐसे 2 4 चीज़ें दिमाग में रख के, मतलब सोच के देख लेना, और बाकी एक चीज़ को यहाँ पर पुट करके दिखा देना। बाकी हर चीज़ को यहाँ पर पुट करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज़ आप यहाँ पर पुट करके दिखाओ, और बाकी अपने आप में सोच लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को रखने पर वो नॉट डिफाइन हो रहा है, या मतलब ऑन टू नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को करना होता है। ये 2 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, पर 2 2 नंबर भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ सकता है पेपर में, ठीक है ना, क्योंकि ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होते हैं, ये जो बॉक्स लगा होता है इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। बॉक्स जो लगा है उसको कहते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, ठीक है ना। ये बॉक्स दिख रहा है ना आपको, दोनों कंडीशन ऐसी हो रही है। ये जो बॉक्स है आपका, इसमें इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब देखो पहले समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होता है कि अगर हम इसके अंदर, जैसे आपको कोई बॉक्स बना के दे रखा है, इसके अंदर अगर मैं 1.5 रखूंगा, तो इसकी जो वैल्यू मानी जाएगी वो मानी जाएगी 1। अगर इसके अंदर मैं 2.6 रखूंगा, तो भी इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी, मतलब पहला वाला इंटीजर माना जाता है। अगर मैंने कल को 2.9 भी रख दिया, तब भी मैं क्या बोलूंगा, इसको 2 ही बोलूंगा। बात समझ आ रही है। अब देखो 1 1 की कंडीशन और ऑन टू की कंडीशन अभी आपको मैंने बता दी है, समझ में आ गया होगा। अब हम 1 1 देख रहे हैं पहले। तो 1 1 में क्या होगा कि अगर आपने x की जगह पर 2.5 रखा हो, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 2। और अगर x की जगह पर आपने 2.6 रखा, तो भी आंसर कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही कि f(x1)
इक्वल टू एफ एक्स टू, मतलब दोनों की कंडीशन रखने पर आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है जैसे 2.5 रखने पर 2 आ रहा है और 2.6 रखने पर 2 आ रहा है, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है। ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना, बराबर आ रहे हैं, बट आपको क्या होना चाहिए कि 2.5 रखने पर 2.5 आना चाहिए और 2.6 रखने पर 2.6 आना चाहिए। बस समझ रही? तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये नॉट ऑन टू 1 1 हो जाएगा, नॉट 1 1। और वैसे भी समझ में आ रहा है 1 1 तो है ही नहीं, 2.5 रखने पर 2 आ रहा है और 2.6 रखने पर भी 2 आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? मैंने ऑन टू बता ही दिया आपको कि ऑन टू क्या होता है, कि आपको y की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर है सारे के सारे, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, बट इस रियल नंबर के अंदर मेरे को आंसर में चाहिए 2.5, क्योंकि रियल नंबर तो 2.5 भी होता है। कंसीडर करेंगे, कंसीडर y इक्वल टू 2.5, मेरे को y की वैल्यू 2.5 चाहिए। अब y की वैल्यू 2.5 आ सकती है कभी? कभी नहीं आ सकती, क्योंकि देखो हम लिख देंगे कि मॉडुलस एक्स, सॉरी मॉडुलस नहीं, ब्रैकेट एक्स यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स ऑलवेज हैव अ इंटीजर, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब देन y इक्वल टू 2.5 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन डोमेन, तो उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी डोमेन के अंदर, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चनों को करना होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और बट बच्चों को कहीं ना कहीं ये दिक्कत देगा ही देगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत दे सकता है। देखो ये सारे क्वेश्चन मैं वो वाले लेके आया हूँ जो बच्चों को दिक्कत दे सकते हैं। बच्चा जब डायरेक्टली मेथड, बच्चों को आता है क्वेश्चन करना, बच्चों को सारे क्वेश्चन करने आते हैं, उसे पता है कि 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है, बट फिर भी यहाँ पर गलती कर देगा, क्योंकि इनमें 1 1 और ऑन टू की कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, अब इसमें भी बच्चा गलती करेगा। देखो रियल नंबर से रियल नंबर क्या रखा है और पूछ रहा है कि भाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, इसमें भी 1 1 और ऑन टू पूछेगा, ठीक है ना। तो देखो 1 1 के लिए, 1 1 के लिए कंडीशन तो वही रहेगी, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स टू का स्क्वायर। 1 से तो 1 कट गया, तो ये हो गया एक्स वन का स्क्वायर और एक्स टू का स्क्वायर। अब बच्चा क्या करेगा यहाँ पर पता है? स्क्वायर से स्क्वायर हटा देगा और बोल देगा 1 1 है। नहीं, ये यहाँ यही तो गलती हो जाएगी बच्चे से, यही तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक है, कि आपने सीखा है कि जब भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का 2 मानी जाती है। मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर एक स्क्वायर हटेगा तो हम ये दिखाएंगे कि एक स्क्वायर हट रहा है, तो दूसरी वैल्यू आपकी प्लस माइनस का x2 आएगी। बात समझ रहे? अब प्लस माइनस का आ रही है, तो इसका मतलब हमने क्या सीखा है कि x1 x2 के बराबर आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या आ रहा है? x1 की वैल्यू माइनस में भी आ रही है x2 के, तो इसका मतलब क्या है? ये नॉट 1 1 हो जाएगा, नॉट 1 1। और गारंटेड बता रहा हूँ, अगर आप ये नहीं करके जाते तो आप भी गलती यही करते कि x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर रख देते, और आप भी क्या करते? स्क्वायर से स्क्वायर काट देते और बोल देते कि ये बराबर आ गया, ये 1 1 हो गया। तो बट यहाँ पर ये 1 1 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और x दूसरा ऑन टू के लिए, अब इसमें क्या है कि ऑन टू के लिए आपको ये समझना है कि आपका जो फंक्शन था रियल नंबर से रियल नंबर था, ठीक है ना। रियल नंबर का मतलब सारी वैल्यू होती है, बट मैं ये चाहता हूँ कि कंसीडर्ड y इक्वल टू -2y। क्या कभी y की वैल्यू -2 आ सकता है? फंक्शन है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y की वैल्यू -2 चाहिए मेरे को, तो y की वैल्यू -2 चाहिए, तो उसके लिए मुझे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? इधर -2 चाहिए y की जगह पर, तो बताओ x की जगह पर क्या रखेंगे? ये इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, सीधा सीधा, है ना। तो -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि -3 जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर आए? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू -2 डज नॉट हैव
एनी प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, आपके पास यहाँ पर कोई भी डोमेन में ऐसी प्री इमेज नहीं है जो कि y इक्वल टू -2 ला सके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नॉट ऑन टू हो जाए। बात समझ आ रही है? देखो, बच्चा आर डी शर्मा करे चाहे कुछ भी करे, ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं करेगा तो पेपर में गारंटेड कहीं ना कहीं फंसेगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको करके जाना है। मैं 8 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 8 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं फंसने वाला, गारंटेड है। कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर, ये 10th है, एग्जाम्पल होगा या क्वेश्चन होगा। लेट ए इक्वल टू R-3। R-3 का मतलब आपके पास दो सेट है, एक ए है और एक बी है। ठीक है ना? ए के अंदर रियल नंबर है बट उसके अंदर 3 नहीं आ रहा, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। और बी के अंदर रियल नंबर है बट उसके अंदर 1 नहीं आ रहा है। 1 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, वो इसलिए है क्योंकि भाई 3 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 रखोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और 1 रखने पर शायद इनवर्स नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सेटिस्फाई करना है कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। fx1 इक्वल टू fx2। x1 ये है आपके पास, तो x1 यहाँ पर x1 -2 और x1 -3, और यहाँ हो जाएगा x2 -2 और x2 -3। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x2, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6। इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है ना? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले x1 को ही कर लेते हैं दोनों में से। x1 x2, x1 को करेंगे तो माइनस का 2x1, फिर 3 को करते हैं तो माइनस का 3x2 और प्लस का 6। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो क्या क्या कटेगा, ये कट जाएगा आपस में और 6 से 6 कट जाएगा। अब क्या है कि जितने भी x2 वाले हैं उनको एक साथ ले लो और x1 वालों को एक साथ ले लो। ये है माइनस का 2x2, x2 इधर आ जाएगा, या x1 को इधर ले लो, है ना? तो ये माइनस का 3x1 है और ये वाला x1 इधर आएगा तो प्लस का 2x1 हो जाएगा। इस तरीके से वहाँ पर माइनस का 3x2 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2x2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x1 क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का x2। माइनस से माइनस कट गया तो x1 जो है किसके बराबर आ गया? x2 के बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये 1 1 फंक्शन प्रूव हो गया। बस समझ रही है? तो 1 1 तो हो गया ये हमारे पास। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिक्कत देता है आपको ऑन टू के लिए। ऑन टू फंक्शन होता क्या है? देखो, ऑन टू फंक्शन ये होता है जिसमें x की वैल्यू रखने पर वैल्यू आ जाए y के बराबर, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू। बट डायरेक्टली ऐसा नहीं होता, बहुत सिंपल नहीं है ये। करना क्या है कि सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। फंक्शन है आपके पास f(x) इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 3 ये फंक्शन है। ये y हो गया x माइनस 2 और x माइनस 3। अब सबसे पहले इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। तो y(x) माइनस का 3y और x माइनस 2। अब x वाले टर्म को एक साथ ले लो और y को अलग हटा दो। ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर जाएगा ये उधर जाएगा। तो y(x) ये इधर आया तो माइनस का x, ये उधर गया तो प्लस का 3y और माइनस का 2। x कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 1, 3y माइनस 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। इस तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आने पर ना हमें क्या करना है कि जो फंक्शन हमें दे रखा है x माइनस 2 और x माइनस 3, इसमें x की वैल्यू ये पुट करनी है आपको, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। अब इसे पुट करने के बाद जो आंसर आ जाना चाहिए वो आ जाना चाहिए आपके y के बराबर। y के बराबर आ गया तो बढ़िया बात है। अब यहाँ पर रखेंगे 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1, माइनस 2 अपॉन में 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 और माइनस का 3। इस तरीके से अब एलसीएम लेंगे ऊपर वाले टर्म्स का। जब एलसीएम लेंगे तो ये 3y माइनस 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2y और प्लस का 2 अपॉन में एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा बाद में। ठीक है ना, इसलिए डायरेक्टली काट दे रहा हूँ। तो 3y माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y और प्लस का 3। इस तरीके से अभी क्या क्या कर सकता है, प्लस का 2 प्लस माइनस का 2 कट जाएगा
3y में से y गया तो 2y गया तो y, और यहाँ पर ये कट गया और 3 में से 2 गया तो 1। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? ऑन टू फंक्शन हो गया। बात समझ रही? इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आप ध्यान रखोगे तो आपका हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है जिसमें आपको क्या पूछा जाता है? एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ जी एक्स, फॉग और गॉफ, ऐसे कहते हैं इसे, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे होंगे, एफ एक्स दे रखा है आपको कॉस एक्स, और जी एक्स दे रखा है आपको 3x²। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको शो करना है कि ये दोनों बराबर नहीं। तो दोनों निकाल देते हैं, पहले इसे निकालते हैं फॉग को। फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है फंक्शन तो एफ वाला है, बट उसमें जो वैल्यू रखी जा रही है एक्स की जगह पर वो क्या रख दी जा रही है? जी एक्स। फंक्शन ये है कॉस एक्स, और एक्स की जगह पर क्या रख दिया जा रहा है? जी एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस, और जी एक्स क्या है बताओ? 3x²। तो ये वैल्यू आ गई किसकी? फॉग की, है ना। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर दूसरा कह रहा है गॉफ निकालना है। तो गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। फंक्शन तो होगा आपका किसका? जी वाला। जी वाला फंक्शन क्या है? 3x²। बट एक्स की जगह पर क्या रखना है? एफ एक्स रखना है। क्या रखना है? एफ एक्स रखना है। तो एफ एक्स क्या है आपके पास? एफ एक्स है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का स्क्वायर रखना है। तो कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 cos² एक्स। अब आपको ये प्रूफ करना था, शो करना था कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। या आपने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो भाई इस तरीके से मैंने सीबीएसई से रिलेटेड आपको कितने क्वेश्चन करा दिए? 8 क्वेश्चन करा दिए। वैसे सीबीएसई क्या है, ये हर एग्जाम में ये 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप हर एग्जाम में इनको करके जरूर जाइए। अगर आप इनको नहीं करके जाएंगे तो गारंटेड है कि कहीं ना कहीं फंसोगे। और देखो, सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को समाप्त करना होता है। एनसीईआरटी के बाद हम अदर रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि आप एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, एनसीईआरटी के कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से समझें, ठीक है। अगर आपको वो कंसेप्ट सही से समझ में आ गए तो गारंटेड आप हर किसी के क्वेश्चंस को ईजिली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जो मैं ये तो मैंने आपकी पहली वीडियो करवा दी है रिलेशन एंड फंक्शन की, बट दूसरी वीडियो मैं करवाऊंगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। एक एक चैप्टर का एक एक वन शॉट मैं आपके लिए लाता रहूँगा जब तक आपका पेपर है, और जल्दी से जल्दी सारे कंसेप्ट लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले वन शॉट के साथ।